जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, एकलव्य सेशन के तहत आज लेक्चर 3 है और आज का जो पेपर है वो सीएसई 2019 का पेपर लिया गया है। इसके तहत जो है जीएस 1 में जो हिस्ट्री के प्रश्न हैं उनको लेकर के क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है उनको लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो जागीरदार और जमींदार के बीच में अंतर स्पष्ट को लेकर के है। जागीरदार का जो कॉन्सेप्ट है वो मूल रूप से दिल्ली सल्तनत के समय से क्या है उभर करके आया। हालांकि जो दिल्ली सल्तनत के समय में हमें इक्तदार प्रथा, एकता और इक्तदार जो है प्राप्त होता है। यही एकता और इक्तदारी की जो प्रथा है वो बाद में जाकर के मुगल पीरियड में जागीरदार और मनसबदार के रूप में क्या हो गया, बदल गया। दोनों के जो अधिकार है या जो दोनों के पावर है उनमें काफी अंतर पाया जाता है। तो चलिए, तो अब हो गया जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। तो जो बड़े जागीरदार होते थे उनके पास जो है न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन दिया जाता है और बाद में इनके ऊपर जो है रेवेन्यू कलेक्शन का भी दायित्व जो है दिया गया था। जबकि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर कोई अन्य दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमींदारों के द्वारा राजस्व की उगाही की जाती है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा कई और कार्य जो है जमींदारों को करना पड़ता था। उन्हें राजाओं के कई बार जो है सैन्य छोटे छोटे सैनिक टुकड़ियों की आपूर्ति भी करनी होती थी, अर्थात खिदमत में पेश होकर के उन्हें जो है क्या करना पड़ता था, अन्य कई कार्य करने पड़ते थे। तो एक ये ऑप्शन क्या है ना, बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट, जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे। बिल्कुल नहीं। जागीरदार के मृत्यु पर्यंत जो है उसे वो जागीरें प्राप्त होती थी और उसका जो ये अधिकार है वो वंशानुगत नहीं था। वहीं जमींदार के जो राजस्व प्राप्ति के अधिकार थे वो क्या थे ना, वंशानुगत होते थे। तो इस प्रकार ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो जागीरदारी का जो सिस्टम है वो सल्तनत काल से 13वीं शताब्दी से जो है प्रारंभ हुआ था और मुगल काल में जो है अकबर के समय में मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम जो है एक प्रबल प्रबंधन के तौर पर जो है बाहर आया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो गया ना ही 1 ना ही 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत। हदबंदी कानून के दोनों रूपों में थे, अर्थात ये फैमिली रूप पर भी थे और इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत स्तर पर भी था। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्या है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना। तो लैंड रिफॉर्म जो किए गए थे उसका प्रमुख उद्देश्य ही यही था कि जो किसान जिनके पास क्या है ना, भूमि नहीं है और जिस खेत पर वो खेती करते हैं उन्हें वो भूमि दे दिया जाए। तो ये जो है ये मूल उद्देश्य था। सभी जो भूमि सुधारों के जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जो कानून बनाए गए थे, उसका मूल रूप से यही उद्देश्य था। इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख दर्जा बन गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट अनुमति नहीं दी। नहीं, भूमि सुधारों में जो हदबंदी ने जो है कई प्रकार की छूट दिए गए हैं। तो हमें जो है प्राप्त हो रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। तो कथन कौन सा सही हो रहा है ना, भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को जो है कृषि भूमि प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न, चार्टर एक्ट को लेकर के बात किया गया। चार्टर एक्ट 1813 को लेकर के बात की गई है। इसमें भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार के अधिकार है, चाय और चीन के साथ जो चाय और अफीम का जो व्यापार था और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सभी को समाप्त कर दिया गया था। तो बिल्कुल ये जो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो बिजनेस पे, वो क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। चाय और अफीम के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को लेकर के छोड़ करके। इसके अलावा इसमें कंपनी के द्वारा अधिकार दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को जो है सुदृढ़ किया था। बिल्कुल ये भी सही है कि जो क्षेत्र है ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को क्या किया गया था, इससे मजबूती प्रदान किया गया था। साथ में भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में हो गया था। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो है राजस्व ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। लेकिन जो 1813 का चार्टर है उसके तहत है
जो एकाधिकार था बिजनेस का वो खत्म कर दिया गया था। साथ में भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश संप्रभुता को जो है बढ़ाया गया था। इसके साथ साथ कई अन्य जो है इसके तहत जो है क्या बनाए गए थे ना क्लॉसेज, जैसे 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन के लिए इसके तहत जो है पास किया गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन कर दिया गया था। तो ये ऐसे कुछ सुधारात्मक जो है चार्टर एक्ट 1813 में जो है बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा केवल 1 और 2 इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 1905 की घटना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देसी शिल्पकारों कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के योगदान किया। तो बिल्कुल इसका उद्देश्य था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो अगर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करना है तो स्वराज, महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज की भावना को आगे उठाया गया था और इसके तहत जो है स्वदेशी चीजों को क्या करना है? आगे बढ़ाना है, जिनमें मुख्य रूप से जो है महात्मा गांधी के तो कहा गया था कि खादी के लिए क्या किया जाए ना कार्य किया जाए और खादी के डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए। तो ये बिल्कुल क्या है? पहला सही है। स्वदेशी आंदोलन के अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है इसी समय 1906 में किया गया था सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और यहीं पर हमें श्री अरविंदो घोष इसके प्रिंसिपल के रूप में भी हमें जो है देखने को मिलता है। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो स्वदेशी मूवमेंट के तहत हम देख पा रहे हैं कि केवल 1 और 2 दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। और ये मूल रूप से स्वदेशी मूवमेंट होने का कारण क्या था ना? कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल के जनसंख्या की दृष्टि से या एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से इसे पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटा जा रहा था। जो है इस जो डिवीजन हो रहा था, इस डिवीजन के विरोध में ही जो है स्वदेशी मूवमेंट उभर करके 1905 में 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसके साथ कौन जुड़े हुए थे? महात्मा गांधी ही जुड़े हुए थे और बाद में इसका नाम पड़ गया हरिजन सेवक संघ। और ये कब बना ना? 1932 में बना था। ठीक है, चलिए अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1930 में जो है लखनऊ 1936 में जो है लखनऊ सेशन में जो है ऑल इंडिया किसान सभा का क्या हुआ था ना? गठन किया गया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके क्या थे ना? हेड थे। इसके अलावा आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे मूवमेंट हम कहते हैं, और इसे जो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था ना? वो स्वामी एस रामानाथन के द्वारा किया गया था और बाद में इसमें ईवी रामासेवी नक्कर को जो उन्होंने लीड करने के लिए बुलाया था। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों जो मिलान किया हुआ है वो तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3 इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चानूदड़ो, कोटदीजी, देशलपुर। तो ये सभी हमें दिख ही रहा है कि चानूदड़ो, कोटदीजी, देशलपुर जो है ये क्या है? हड़प्पा साइट है। लेकिन जो सोहगरा है जहां से हमें क्या मिला ना? कॉपर प्लेट मिला है। कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन मिला है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का। और इसकी खास विशेषता ये है कि यहां पर हमें एक बहुत बड़ा प्रमाण ये मिल रहा है कि फेमिन अर्थात सूखे के टाइम में जो ग्रेनरीज 3 बड़े ग्रेनरीज की स्थापना का हमें क्या मिल रहा है ना? प्रमाण मिल रहा है कि 3 ग्रेनरी बनाए गए थे सूखे के टाइम में ताकि लोगों को इससे क्या बनाया जाए ना? सहायता दिया जा सके। और इसे याद रखिएगा, इससे सोहगरा जो इंस्क्रिप्शन, इससे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि खाद्यान्न रखनों का जो प्रमाण है वो कौन सी इंस्क्रिप्शन से हमें मौर्यकाल में मिला था? तो वो जो है सोहगरा इंस्क्रिप्शन से हमें मिला था। ठीक है, मौर्यकाल के दौरान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के रूप में रानियों अशोक, तो ये कंगनहल्ली जो अभिलेख है, कंगनहल्ली अभिलेख में ही जो है रानियों अशोक जो है लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के लिए पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा
अनुष्ठान, तो ये सभी जो है महायान से जुड़ा हुआ है। आप देख पाइएगा कि महायान को लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। जो भी अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो बुद्ध के विभिन्न संप्रदाय थे, थेरवाद, महायान, हीनयान, महायान, थेरवाद, महासांघिक, वज्रयान, इन सभी की विशेषताओं को इस पर उकेरा जाता है। खास करके यूपीएससी के अगर आप पिछले PYQ को रिव्यू करेंगे तो आपको मिलेगा कि बुद्ध के जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनको लेकर काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। हीनयान और महायान में फ़र्क यही है कि हीनयान में जो है एक महापुरुष की तरह देखा जाता है, वहीं महायान में जो है बुद्ध को एक देवत्व की तरह देखा जाता है, उनकी उपासना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, और बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो हमें महायान से प्राप्त होता है। प्रज्ञा जो पारमिता सूत्र है वो महायान से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत जो है पारमिता प्राप्त करने की जो विचार है वो भी महायान से ही जुड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है ना, ये जो तीन है वो तीनों क्या है, महायान से जुड़े हुए, तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान जो है बलात्श्रम, जिसे विष्टि कहा जाता है, तो एक प्रकार का क्या है, जैसे आपको लगान तो देना ही है लोगों को गुप्त काल के दौरान, लेकिन साथ में उन्हें क्या करना है, कभी कभी जब सार्वजनिक कार्य हो तो उन्हें विष्टि भी प्रदान करना है राज्य को। तो ये क्या है ना, एक प्रकार का क्या हो गया ना, टैक्सी हो गया। तो राज्य के लिए आय का एक स्रोत है, जिसके द्वारा जो है जो दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो ये क्या है ना, राज्य के लिए एक प्रकार का कर ही माना जाता था। ये गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश से काटे हुए क्षेत्र में पूर्णतः जो है क्या थे ना, अविद्वान था। नहीं, इसी क्षेत्र में जो भी आपके शिलालेख मिले उनमें जो है इसके प्रमाण मिले हैं कि विष्टि जो है लिया जाता था लोगों के द्वारा। तो ये क्या है, विद्वान होना है, यहाँ पे लिखा हुआ विद्वान नहीं है। और पूरे राज्य में जो है विष्टि के द्वारा लोगों से काम लिया जाता था। बलाश्रम सामूहिक मजदूरी का हकदार होता था। नहीं, बलाश्रम के लिए सामूहिक मजदूरी का हकदार कोई मजदूरी नहीं दिया जाता था। ये क्या है ना, सिर्फ श्रम के द्वारा आपको क्या है ना, राज्य के सेवा में आपको श्रम देना है। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलाश्रम के रूप में भेज दिया जाता था। तो प्राय ऐसा होता था, लेकिन ये पूर्ण रूप से ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बड़े को ही भेजना है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो पहला है ए है, अर्थात जो पहला ऑप्शन है जिसमें राज्य के लिए आय का एक स्रोत है और इसके द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। एक बार फिर से आप सभी का एकलव्य सेशन में जो है स्वागत है, और इसके तहत हम जो है PIQ डिस्कशन करेंगे, टॉपिक डिस्कशन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट क्रिएट करना जो है हमारा मूल उद्देश्य है, और साथ में NCERT डिस्कशन को भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना जो है मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो कल्याण मंडप के साथ साथ जो है गोपुरम, राय गोपुरम जिसे कहते हैं, और ये दोनों जो है विजयनगर के जो वास्तुकला का एक क्या है ना, महान मूल विशेषता माना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा विजयनगर, इसका उत्तर होगा, जहां पर जो है राय गोपुरम और कल्याण मंडप, ऐसे बहुत सारे मल्टी मंडप जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं, बहुत सारे मंडप होते हैं, उनमें से कल्याण मंडप भी एक इसकी क्या है, विशेषता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दिल्ली संतलन के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली की प्रभारी को अमील कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। तो दिल्ली शासन के राजस्व प्रशासन में राजस्व की वसूली के लिए जो प्रभारी थे वो अमील था, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली के सुल्तानों की जो इक्ता प्रणाली, तो इक्ता प्रणाली जो है ये जो है अरब वर्ड है एक इक्ता, और पूर्ण रूप से तुर्कियों के साथ जुड़ा हुआ था। ये कोई देसी संस्था नहीं था, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। हालांकि इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है भारत में भी शुरू किया गया था, अर्थात इसे जो है 40 इक्ताओं का सरदार जो है हमें प्राप्त होता है इल्तुतमिश के समयकाल के दौरान। मीर बख्शी का जो पद है वो दिल्ली जो है खलजी सुल्तानों के समयकाल के दौरान मीर बख्शी जो कि सैन्य विभाग के है ना, मिलिट्री डिपार्टमेंट के क्या होते थे, हेड होते थे, और ये अकबर काल में उभर करके आया था। ठीक है, तो यहां हमें देखने को मिल रहा है ये दोनों क्या है, गलत है, एक क्या है सही उत्तर है। तो केवल एक जो है वो सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर जो है शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक आध्यात्मिक क्या थे ना, अत्यधिक प्रभावित थे। तो संत निम्बार्क का जो समयकाल है वो क्या है ना, संत निम्बार्क का समयकाल 13वीं सदी का है, जबकि अकबर का समयकाल कितना है तो 16वीं सदी का है। तो यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा है। संत कबीर का जो है समयकाल है वो 15वीं सदी का है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो है अकबर के साथ मेल नहीं खा रहा। वहीं हम ये शेख अहमद जो सरहिंदी है वो अकबर के समकालीन थे, नक्शाबंदी सूफी संत थे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर जो अकबर के समकालीन हमें कौन प्राप्त हो रहा है, शेख अहमद सरहिंदी, जो कि नक्शाबंदी सूफी संत थे। बाकियों का समयकाल जो है अलग अलग है, इनका 13 है और कबीर का कितना है ना 15वीं सदी है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि ना तो एक और ना ही दो जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेड्यूर लेबर प्रणाली के क्या थे नाम, उन्मूलन के सहायक थे। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है गिरमिटिया के विरुद्ध में जो है काम किया था। तो ये बिल्कुल क्या है ना सही है। इसके अलावा लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वार कन्फ्यूशन में महात्मा गांधी को बुलाया गया था। वार कन्फ्यूशन में कई और लीडर्स को भी बुलाया गया था और इसमें जो है महात्मा गांधी ने उनको अंग्रेजों को क्या किया था ना, सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये भी क्या है बिल्कुल सही है। भारत के लोगों के द्वारा भारतीयों को भर्ती संबंधी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। याद है कि यहाँ लिखा हुआ समर्थन नहीं किया था, नहीं, महात्मा गांधी ने क्या था ना, सपोर्ट किया था। वार कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा जो वार कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था उसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स को क्या किया था ना, सपोर्ट किया था। ठीक है, चलिए, भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो 12 मार्च 1930 से शुरू होता है, साबरमती से लेकर के दांडी तक। अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा पूरा किया था और नमक तैयार करके जो है नमक कानून का विरोध किया था। और इसके बाद जो है चारों तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और इसके साथ साथ जो है हमें क्या देखने को मिलता है ना, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के साथ साथ अन्य सभी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है और राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहते था, अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें देखने को क्या मिल रहा है ना, 1 और 3 क्या है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, केवल 1 और 3 जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सर तेज बहादुर सप्रू जो है किसके अध्यक्ष थे, तो अखिल भारतीय उदार संघ। तो हाँ, ये बिल्कुल उन्हीं के ही अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन जो है, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था 1919 में, और जो है तेज बहादुर सप्रू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसके अलावा जो है श्रीनिवास शास्त्री, MR जायकर के द्वारा इसका गठन किया गया था और वे इसके अध्यक्ष भी थे। केसी नियोगी जो है फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के क्या थे ना, हेड थे, चेयरमैन थे और साथ में जो है संविधान सभा के भी सदस्य थे। PC जोशी जो है वो महासचिव थे, भारतीय साम्यवादी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे ना, महासचिव थे 1935 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, तो ये भी क्या है ना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों क्या है ना बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1, 2 और 3 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सम्राट अकबर के द्वारा इन्हें जो है उपाधि तानसेन दी गई थी, तो बिल्कुल गलत। जो सम्राट अकबर के द्वारा ये उपाधि नहीं दिया गया था, उनके द्वारा जो है मियां तानसेन की उपाधि, अर्थात तानसेन पहले से ही उनकी उपाधि थी लेकिन बाद में उनमें मियां जोड़ दिया गया था, तो मियां तानसेन। इसके अलावा तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जो है क्या किए थे ना, गीतों की रचना की थी, ये बिल्कुल सही है। तानसेन ने असंख्य जो है संस्कारों से संबंधित गानों की रचना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो तानसेन की उपाधि है वो अकबर के द्वारा नहीं दिया गया था, उन्हें ग्वालियर में ही ये उपाधि प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। इसका क्या होगा, कौन सा सही नहीं है, तो इसका होगा ए जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से मुगल काल के दौरान जो है सचित्र पांडुलिपियों को जो है चित्रधार और वैचारिक चित्रधार और व्यक्तिक
कल्प चित्रों पर जो है अधिक जोर दिया? किसके द्वारा जोर दिया गया? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर के द्वारा जो है इसे जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है 2019 के प्रश्न पत्र थे जिसका क्या किया गया ना, डिस्कशन किया गया। और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि मॉडर्न के साथ साथ जो है मुगल पीरियड में कई प्रश्न पूछे गए। जागीरदार को लेकर के प्रश्न पूछा गया, टैक्स कलेक्शन को लिए गुप्त काल के भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ में महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी को सेंटर पॉइंट मान करके विजयनगर साम्राज्य, जो कि हर एक जो है आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो है एक मध्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। चाहे विजयनगर साम्राज्य में जो स्त्रियों की दशा कैसी थी या स्त्रियों के बारे में पूछा जाता है, या विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला को लेकर के पूछा जाता है, तो यहाँ से प्रश्न रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। महात्मा गांधी से जुड़े हुए घटनाओं पर भी प्रश्न रहते हैं। साथ में हड़प्पा सभ्यता से कहीं ना कहीं जो है हमें एक दो प्रश्न जो है मिल ही जाता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ जो है हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।